क्लियर एग्जाम कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी तैयारी 1 क्लास 9 to 10 में पूछे गए कॉमन पेपर में 40 क्वेश्चन जिसे हम सॉल्व करेंगे। इसमें मैथ पूछे गए थे, जीके जीएस पूछे गए थे। इन्हें आप ध्यान से पढ़िए ताकि आने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा चाहे तैयारी 1 हो, 2 हो, 3 हो, सभी के क्वेश्चन रिपीट किए जा सकते हैं। आप कॉमन पेपर को भी जरूर ध्यान से पढ़ें क्योंकि कॉमन पेपर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 1 से 8 तक मैथ दिए गए हैं। 9 क्वेश्चन से आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है फोटोवोल्टेइक सेल। फोटोवोल्टेइक सेल जो है फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण है, डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण उन सामग्रियों को प्रदर्शित करती है जो ऑप्टिकल सिग्नल उत्पन्न करते हैं, परिवर्तित करते हैं, संचारित करती है, संसाधित करती है और संग्रहित करती है। फोटोवोल्टेइक सेल एक प्रकार का फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण है जो डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। फोटोवोल्टेइक सेल, जिसे आमतौर पर सौर सेल कहा जाता है, एक गैर यांत्रिक उपकरण है जो सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पूछा जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है क्या करता है? तो सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा? तो विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। विखंडीय द्रव का उनके क्रांतिक आकार के संगत वह द्रव्यमान जो श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक होता है क्रांतिक द्रव्यमान कहलाता है। किसी विखंडीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए हम इथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। इथिलीन गैस का प्रयोग जो होता है फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, कभी कभी ऑप्शन में बहुत सारे पदार्थ दे दिए जाते हैं और उनमें पूछा जाता है कौन सा गैस है, तो इथिलीन जो होता है क्या गैस है। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं इसका। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए इथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। इथिलीन जो है एक रंगहीन गैस है जिसका रासायनिक सूत्र C2H4 है। इसके संपर्क में आने पर फल पक जाते हैं क्योंकि इथिलीन हवा में ऑक्सीजन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाती है। ये उत्पाद फलों के लिए पकाने की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य होती है? तो इनमें से किसी की ऑक्टेन संख्या शून्य नहीं होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पेट्रोल की गुणवत्ता को ऑक्टेन संख्या के रूप में माना जाता है। देख लेते हैं विस्तृत अध्ययन। पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त करने वाला ऑक्टेन जो होता है संख्या कहलाता है। पेट्रोल जितना अधिक अच्छा होता है उसकी ऑक्टेन संख्या उतनी अधिक होती है। आइसो ऑक्टेन में ऑक्टेन की संख्या 100 तथा एन हेप्टेन में ऑक्टेन की संख्या 0 होती है। अतः विकल्प जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची का खाद्य भाग है, तो लीची का खाने योग्य भाग एरिल है। एरिल जो होता है लीची का खाने योग्य भाग है। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। लीची एक फल है जिसका वैज्ञानिक नाम लीची चाइनीजिस है। इसके खाने वाले भाग का नाम एरिल है। इसे रज्जु से विकसित किया जाता है जिसे बीज डंडल के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रमुख फल है उनके खाने वाले भाग दिए गए, जैसे आम का हम लोग मध्य फल भीति खाते हैं क्योंकि ऊपर वाला छिलका फेंक देते हैं और बीच में जो ऐठी रहता है जिसे ऐठी बोलते हैं हम लोग, वो क्या करते हैं फेंक देते हैं। नारियल का भूर्णपोष खाते हैं हम। सेब का मसाल पुष्पासन खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक ऑक्सीजन का
पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? तो आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना विसरण की क्रिया है। विसरण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन का है पत्तियों से निकलता है। विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना विसरण कहलाता है। पत्तियों में यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन और ग्लूकोज अणुओं को बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया जीन मानचित्र कहलाता है। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया जीन मानचित्र कहलाती है। इस विधि की सहायता से लक्षणों के लिए उत्तरदायी जीनों को ढूंढा जाता है, जिसे उन्हें क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के कार्यों में प्रयुक्त किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा में जीवाणु मृत कोशिका होती है। तो ब्रायोफाइटा में जीवाणु मृत कोशिका द्विगुणित होती है। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। ब्रायोफाइटा में जीवाणु मात्र कोशिका द्विगुणित है और बीजाणु अगुणित है। क्या है? तो बीजाणु जो है मात्र कोशिका में द्विगुणित है और बीजाणु जो है क्या है, अगुणित है। ब्रायोफाइटा पौधे का एक समूह है जिसमें संवहनी वाहिकाएं नहीं होती है। ये वे पौधे हैं जो छायादार और नम क्षेत्रों में उगते हैं और आकार में छोटे होते हैं। ब्रायोफाइटा को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। हेपेटिकोसिडा जिसे लीवर वर्ड्स कहते हैं, एंथोसेरोटोप्सिडा जिसे हॉर्न वर्ड्स कहते हैं और ब्रायोसिडा जिसे मोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किया गया था? तो 2010 ईस्वी में एनजीटी की स्थापना किया गया था और किसके लिए? पर्यावरण और वन सुरक्षा के लिए। कभी कभी एनजीटी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। इसकी स्थापना 2010 ईस्वी में किया गया था। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 ईस्वी को एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण से संबंधित मामलों के प्रभावशाली और त्वरित निपटारे के लिए किया गया था। वर्तमान में जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव एनजीटी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की? तो पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत कोच्चि के द्वारा नहीं किया गया था, विशाखापट्टनम के द्वारा नहीं किया गया था, बेंगलुरु के द्वारा नहीं किया गया था। भारत में सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत कोलकाता के द्वारा किया गया था। कोलकाता के द्वारा पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत किया गया था। विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो कोलकाता में शुरू हुआ है। यह मेट्रो लाइन कोलकाता होते हुए सॉल्ट लेक को हुगली नदी के नीचे एक खंड के साथ हावड़ा से जोड़ेगी। ध्यान है कि 24 अक्टूबर 1984 को भारत की प्रथम मेट्रो सेवा भी कलकत्ता में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? तो भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक जो है वो श्रीनगर या जम्मू कश्मीर में हुआ था। करंट अफेयर्स क्वेश्चन था फ्रेंड्स। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया है? तो निर्जला के द्वारा प्राप्त किया गया था। राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक निर्जला के द्वारा प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो होता है उपन्यास के लिए गीतांजलि श्री एवं डेजी रॉकवेल को ने जीता है। कौन सी पुस्तक के लिए? तो टॉम ऑफ सैंड के लिए किसने
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल ने। फ्रेंड्स पूछा जा सकता है, बुक का नाम पूछा जा सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किन्हें मिला है 2022 में भी पूछा जा सकता है स्टेटिक्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर कौन अतिथि थे, मुख्य अतिथि? तो अब्दुल्ला फतेह अल सीसी जो है भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देख लेते हैं विशिष्ट अध्ययन। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी जो है मुख्य अतिथि थे। कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? तो बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? तो दरभंगा जिले में बिहार का प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं। बिहार के दरभंगा जिले में प्रथम तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। इस प्लांट में नीचे मछली का पालन और ऊपर बिजली उत्पादन किया जा रहा है। इसकी क्षमता 2 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है? तो जीआई टैग जो है मगही पान को दिया गया है। बिहार में जीआई टैग जो है मगही पान को दिया गया है। इसी तरह देख लेते हैं। बिहार में मुजफ्फरपुर की शाही लीची, भागलपुर का कतरनी चावल, तसर सिल्क, जर्दालू आम, मगही पान, सुजनी साड़ी, मधुबनी पेंटिंग तथा मिथिला मखाना आदि को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई टैग ऐसी स्थिति है जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित उत्पाद को दिया जाता है। फ्रेंड्स जो टॉपिक इसमें पूछे गए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से हो, जीआई टैग से हो, नियुक्ति हो, ये सब आप जो है आने वाले तैयारी 4 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर पढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये बहुत सारे क्या है, कायल दिए गए हैं, प्रकार दिए गए हैं मिट्टी के, या फिर कहाँ क्या बनता है, स्थान के नाम दिए गए हैं, और हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो 4 क्या है? तो एक प्रकार का डेल्टा है। 4 जो क्या है? तो एक प्रकार का डेल्टा है। कंकर क्या है? तो बांगर में क्या होता है? कंकर बनता है। बांगर में क्या होता है? कंकर होता है। कायल कहाँ बनता है? तो तटीय मैदान में क्या बनता है? कायल बनता है। 4 कहाँ बनता है? तो डेल्टा में बनेगा। कंकर कहाँ बनेगा? बांगर में। कायल कहाँ बनेगा? तो तटीय मैदान में। और मांड जो है कहाँ बनता है? तो पंजाब का मैदान में मांड बनता है। इस प्रकार इसका आंसर जो है बी बिल्कुल सही होगा। विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं ताकि दोबारा रिवीजन हो जाए हमें। 4 कहाँ बनेगा? तो डेल्टा के अंदर। कांकर बनेगा बांगर, कायल बनेगा तटीय मैदान में, मांड बनेगा कहाँ पे? तो पंजाब का मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर से नहीं मिलती है? तो ब्रह्मपुत्र से उत्तर से नहीं मिलती है, ये पूछा जा रहा है। तो स्वर्णगिरी उत्तर से मिलती है, बेलसिरी भी मिलती है और मानस भी मिलती है। इस प्रकार ऑप्शन कोई भी सही नहीं है, तो इसका ये आंसर होगा। विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है तिब्बत पठार में, और हिमालय के साथ पूरब की ओर बहती है। यह 3 देशों चीन, भारत तथा बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। चीन के तिब्बत पठार पर इसे सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र नदी तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। दिबांग, लोहित, धनसिरी, कामेंग, मानस, तिस्ता, स्वर्णगिरी नदी जो है ब्रह्मपुत्र के उत्तर दिशा में क्या है? मिलने वाली सहायक नदियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लीखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो लीखा पानी हिमनद जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लीखा पानी हिमनद। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। लेखा पानी हिमनद जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित लेखा पानी दर्रे के पास स्थित है। यह हिमनद उच्च हिमालय में अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। ज्ञात है कि असम राज्य की तिनसुकिया जिले में स्थित एक नगर भी है जो कि अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से में है? तो मगध एवं अंग का मैदान जो है वो मध्य गंगा का मैदान है। मध्य गंगा का मैदान को
मगध एवं अंग का मैदान के नाम से जाना जाता है। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। महाजनपद काल के 16 महाजनपदों में से प्रमुख रहे मगध और अंग महाजनपद का विस्तार मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में था। मध्य गंगा मैदान का विस्तार जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य में माना जाता है। अपनी उत्पत्ति से ही मगध जनपद का उत्तरोत्तर विस्तार हुआ होता है, जिसके जद में कौशल, काशी, वत्स महाजनपदों के क्षेत्र भी शामिल किए जाने लगे थे, जबकि अंग महाजनपद में वर्तमान पूर्वी बिहार के मुंगेर, भागलपुर और पश्चिम बंगाल का मध्य क्षेत्र शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित, क्वेश्चन कह रहा है कि जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो जोग जो है शरावती शरावती नदी पर स्थित है। कपिलधारा जो है कावेरी पर नहीं, नर्मदा नदी पर स्थित है। कपिलधारा किस पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर। धुआंधार भी जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। जलप्रपात इस प्रकार जोग जो है शरावती नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही है। कपिलधारा जो है गलत दिया है क्योंकि ये नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार भी नर्मदा नदी पर स्थित है। इस प्रकार सुमेलित नहीं है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक सुमेलित नहीं है। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है, ना कि गोदावरी नदी पर। जबकि कपिलधारा जो है जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में स्थित है, ना कि कावेरी नदी पर। जोग गरसोपा जलप्रपात जो है पश्चिमी कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है। देश का दूसरा सरपोज जलप्रपात है। इसका नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। पूछा जा सकता है कि शरावती नदी पर स्थित जोग गरसोपा जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित बंदरगाह बताना है हमें। तो भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित बंदरगाह जो है उत्तर से दक्षिण, उत्तर में सबसे ज्यादा कौन है? तो विशाखापट्टनम है। सबसे ज्यादा उत्तर में विशाखापट्टनम के बाद कौन है? काकीनाडा है। काकीनाडा के बाद क्या है? तो मछलीपट्टनम है। मछलीपट्टनम के उसके बाद सबसे दक्षिण में कौन है? तो नागपट्टनम है। इस प्रकार क्या है? सबसे पहले विशाखापट्टनम उत्तर में, उसके बाद क्या है? काकीनाडा, उसके बाद मछलीपट्टनम, उसके बाद नागपट्टनम है। इस प्रकार इसका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही है। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। बंदरगाह दिए गए। विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थित है। मछलीपट्टनम भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागपट्टनम जो है तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? तो यह जो है भारतवर्ष और नेपाल के बीच हस्ताक्षरित हुआ था कोसी सिंचाई परियोजना के लिए। कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में हुआ था। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना 1954 ईस्वी में हस्तांतरित हुआ था। भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 4 इकाइयों पर काम किया गया है। कोसी नदी गोसाईनाथ चोटी से उत्तर जो है निकलकर नेपाल में स्थित भीमनगर के पास भारत में प्रवेश करती है। कोसी कहां से निकलती है? गोसाईनाथ चोटी के उत्तर से निकलकर नेपाल में स्थित भीमनगर के पास से भारत में प्रवेश करती है। यह नदी बिहार राज्य के पूर्वी उत्तरी भाग में प्रवाहित होती है। कुशेला के पास गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। R.L. सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आता है? तो बिहार जो है उपाद्र संक्रमणकाली जलवायु प्रदेश में आता है। बिहार जो है उपाद्र संक्रमणकालीन जलवायु प्रदेश में आता है। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। R.L. सिंह के वर्गीकरण की स्कीम के अनुसार बिहार राज्य जो है उपाद्र संक्रमणकाली जलवायु प्रदेश में शामिल किया जाता है। इसे संशोधित उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी कहते हैं। बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र और पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। R.L. सिंह ने भारत को 4 बृहत, 28 माध्यम, 67 प्रथम क्रम, 112 द्वितीय क्रम और 484 तृतीय क्रम के जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत जो है गृहीत हुआ है? तो लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ है। लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पूर्ण संविधान क्या हुआ है? पूर्ण स्वराज्य का मांग अधिगृहित किया गया है। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज्य का सिद्धांत ग्रहित किया गया है। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज्य घोषणा पत्र तैयार किया गया तथा पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य जो है वो क्या था? तो हमें बताना है। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य जो है सिख धर्म को पुरस्कृत करना था। सिख धर्म को पुरस्कृत करना पंजाब में कूका आंदोलन का उद्देश्य था। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य जो है सिख धर्म को पुरस्कृत करना था। कूका पंजाब में एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। कूका मुख्य रूप से सिख धर्म का हिस्सा नहीं थे। लोगों को एकजुट करने के लिए सतगुरु राम सिंह जी ने 12 अप्रैल 1872 को कूका आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है। फ्रेंड्स, बहुत सारे जो क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से क्वेश्चन ज्यादातर लिया गया है। फ्रेंड्स, आप उसे जरूर देखें जिसमें यूपीएससी ऑल पीसीएस के क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। सभी का विस्तृत अध्ययन अच्छी तरीके से दिया गया है। ये कोई भी क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री के अगर उसे पढ़ लीजिएगा तो आपका एकदम बिल्कुल नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं। चलिए विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक 1857 के विद्रोह को एक नियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा है। उन्होंने इसे स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा है। बी.डी. सावरकर का जन्म 28 मई 1883 ईस्वी को नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। लॉर्ड कैनिंग 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। फ्रेंड्स, चैनल अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है घटना चक्र का, आप उसे जरूर देखें। प्रत्येक क्वेश्चन फ्रेंड्स मॉडर्न हिस्ट्री का जो है घटना चक्र से ही लिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? तो यह बिहार और बंगाल में घटित हुआ था। असहयोग का प्रथम उदाहरण जो है कहाँ घटित हुआ? तो बिहार और बंगाल में घटित हुआ था। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण 1781 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी में गठित हुआ था। इस विद्रोह को बिहारी विद्रोह या बंगाल के किसान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में बनी अंतिम सरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इसके पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। वर्ष 1946 में बनी अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। 26 सितंबर 1946 को नेहरू ने सभी देशों के साथ राजनयिक संबंधों में शामिल होने की सरकार की योजना घोषणा किया था। 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतिम सरकार का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा अनुग्रह किया गया था चंपारण आने के लिए और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने के लिए। किसके द्वारा किया गया था? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति देखने हेतु राजकुमार शुक्ल के द्वारा अनुग्रह किया गया था। चंपारण विद्रोह एक क्या है? चंपारण बिहार में क्या जिला है? और वर्ष 1914 से 16 ईस्वी में इस क्षेत्र के किसानों ने कठोर ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन किया था और 1917 ईस्वी में
चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो मुक्ति दिवस जो है 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मनाया गया था मुक्ति दिवस। इसी तरह देखते हैं 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कई भारतीय मुसलमानों ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग जो है परिषद ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास जो है किसने किया था? तो नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसी तरह देख लेते हैं बिहार की राजधानी पटना में गंगा के किनारे स्थित बिहार विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी के प्रयासों से हुई थी। इस शैक्षणिक संस्थान का काफी समृद्ध और गौरवशाली अतीत है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस संस्थान के पहले आचार्य बनाए गए थे। फ्रेंड्स इस प्रकार तैयारी 1 में क्लास 9 to 10 में पूछे गए कॉमन पेपर जिसमें 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें मैथ ही पूछे गए थे, कुछ जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलाकर 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रेंड्स ये क्लास 11 12 हो या 9 10 हो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं घटना चक्र से ही लिया गया है। आप इसमें जरूर जाकर देखें घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री के, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल उसी से पूछा गया हर एक क्वेश्चन। फ्रेंड्स इसी प्रकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको जा सके। तैयारी के जितने भी क्वेश्चन है सभी को सॉल्व करवाया जाएगा पार्ट बाय पार्ट। फ्रेंड्स क्लास 9 to 10 तैयारी 1 के जो सोशल साइंस के क्वेश्चन है उनको पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करवा दिया गया, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। क्लास 1 to 5 के भी क्वेश्चन को सॉल्व करवाया गया, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर चैनल आपको मेरा अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर करते हुए जाइए। धन्यवाद।